देखिए हम लोग ने पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिगार्डिंग हम लोग ने स्टडी अपनी की थी। आज उसका लेक्चर सेकेंड है जिस पे हम लोगों को काम करना है। क्रैश कोर्स होने की वजह से इन ब्रीफ में हम हर चीज़ों को पढ़ाते जा रहे हैं, ऐसी चीज़ों को हम ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं जिससे हमारे क्वेश्चंस बेसिकली एनडीए में आते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोग ने कुछ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस की थी जो प्रीवियस ईयर में आए थे। हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के विषय में हम लोग बात कर रहे थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे थे। आज उसी क्रम में हम फिर से उसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आपको फिर से हमको याद रखना पड़ेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स के लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, उस ट्रिक को फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि आज फिर बार बार उसका यूज़ होगा, इस वजह से उसको जानना जरूरी है। तो हमको रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के विषय में हम लोग बात कर लेते हैं आज। टुडे वी कैन डिस्कस ऑर्डर ऑफ मेटल्स, कुछ सेलेक्टेड मेटल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के ऑर्डर को याद करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक दिया था, और हमने ट्रिक क्या दिया था, हमने आपको दिया था उस ट्रिक को अगर हम लोग बात करें, उस ट्रिक को हम लोगों ने दिया था, आपको दिया था केदारनाथ का माली, आलू, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका, केदारनाथ का आलू जरा फीका पकाता है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप वर्ड एक याद रखेंगे, चा। ये वर्ड हमारा याद रखना है, चा। और उस चा में हमने क्या कहा था कि ऊपर और नीचे वाले में यू होगा, बीच के दोनों वाले में हमारा जी होगा। अब देखिए ये हमारा रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब ऊपर से नीचे अगर हम मूव कर रहे हैं, ये मोर रिएक्टिव हैं, और जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, लेस रिएक्टिव मूवमेंट करेगा। केदार मतलब के है इसका, केदार का हम लोग क्या लेंगे, वी कैन टेक दिस, केदार का के पोटेशियम आ गया, नाथ सोडियम का पूरा कैल्शियम, M for we can take M for magnesium, we can take M for magnesium, उसके बाद इसका आलू एल्युमिनियम, ये जिंक, फीका Fe आयरन, P for लेड है, हाइड्रोजन्स। ध्यान रखिएगा ये नॉन मेटल्स है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोग रिएक्टिविटी जब एसिड से देख रहे होंगे तब तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसी वजह से हमने इसको ले लिया। इसको हमने इसीलिए सर्किल में आपके लिए कर दिया। और सीधे सीधे देखिए कॉपर आपको नज़र आ रहा, ये आपको मरकरी नज़र आ रहा, और ये आपको सिल्वर नज़र आ रहा, और ये आपका क्या है, गोल्ड है। तो ये हमारा रिएक्टिविटी का क्रम है। तो अगर हम पहले रिएक्टिविटी का क्रम देखें तो पहले हमारा क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, अगर फर्स्ट में देखें, ये हमारा फर्स्ट देखा जाए
सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे फर्स्ट किसका होगा, सोडियम का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद हमको अगर देखा जाए सोडियम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद हम लोग देखना शुरू करेंगे सोडियम के बाद सेकंड नंबर पे हमारा क्या होगा, अगर हम देखें तो पोटेशियम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद हमारा क्या होगा, सोडियम का। उसके बाद देखें अगर हम सोडियम के बाद किसका होगा, कैल्शियम का। उसके बाद हम देखें मैग्नीशियम का होगा। उसके बाद किसका होगा बेटा, एल्युमिनियम का होगा। उसके बाद अगर हम देखें जिंक का होगा। उसके बाद अगर हम देखें जिंक के बाद क्या होगा, आयरन का होगा। आयरन के बाद किसका होगा, लेड का होगा। लेड के बाद अगर हम देखें, लेड के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन है। ये देखिए हाइड्रोजन हमारे लिए बेसिकली नॉन मेटल्स है, ये हमारे लिए क्या है, नॉन मेटल्स है, हाइड्रोजन्स होगा। हाइड्रोजन के बाद अगर हम देखना शुरू करें तो हाइड्रोजन के बाद हमारा क्या है, देखिए बेटा कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। ये हमारा रिएक्टिविटी का डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 पे है, ये नंबर 6 पे है, ये 7 पे है, ये 8 पे है, ये 9 पे है, ये 10 पे है, ये 11 पे है, ये 12 पे है और ये 13 पे। इसमें अगर आप देखें तो 12 मेटल्स और एक हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल इन्वॉल्व किया गया है। नॉन मेटल ये हाइड्रोजन का लेने की कारण ये है कि हमको जब हम एसिड से उसकी रिएक्शन देख रहे होंगे तब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है और चा CHAA चा, और फर्स्ट और लास्ट वाले में यू और बीच वाले में हमारा जी का यूज़ कर देंगे। तो ये हमारा जो ट्रिक्स होती है, ये बेसिकली हमारी ट्रिक है रिएक्टिविटी याद रखने की, और ये हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमको काफ़ी कुछ पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस कर हम लोग करना शुरू किया। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था, रिएक्शन किसके साथ देखी थी पिछले क्लास में, अगर हम लोग देखें तो रिएक्शन हमने एयर के साथ देख ली थी उसकी, फिर हमने रिएक्शन उसकी वाटर के साथ देखी थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन हम लोग किसके साथ डिस्कस करेंगे, रिएक्शन विथ एसिड के साथ उसके रिएक्शन को आज हम लोग स्टडी कर रहे होंगे कि एसिड के साथ उसका रिएक्शन किस प्रकार से होता है। देखिए अगर हम लोगों ने बात करना शुरू किया, अब देखिए इसको पूरा हम साफ करते हैं। रिएक्टिविटी का ऑर्डर है जो आपको याद हो गया होगा। हम लोग बात करते हैं, वी कैन डिस्कस रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड्स। रिएक्शन विथ एसिड से रिएक्शंस, उसकी एसिड से रिएक्शंस क्या होगी। जनरली अगर मेटल की रिएक्शंस हमारी एसिड से होती है। जनरली अगर हम देखें मेटल की रिएक्शंस अगर होती है, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सारे मेटल की रिएक्शन एसिड से हो ही जाए, लेकिन अगर मेटल की रिएक्शन अगर एसिड से हो रही होगी, यदि मेटल की रिएक्शन एसिड से हो रही होगी तो उस केसेस में हमने कहा दोनों संभावना बन सकती है कि इन दोनों के बीच की रिएक्शंस हो ना भी हो, और हो सकता है इन दोनों के बीच में एसिड और मेटल और एसिड के बीच में रिएक्शंस हो। अगर एसिड और मेटल के बीच में अगर हमारी रिएक्शन होती है तो उस समय हमको मेटल सॉल्ट प्लस H2 बनेगा। H2 गैस बाहर निकलती है, मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस निकलता है। अब कहेंगे सर कहाँ पे, ये देखिए कहाँ कब रिएक्शंस अगर होगी तो मेटल प्लस H2 निकलेगा। जो हमने रिएक्टिविटी का टेबल बताई थी, सारे मेटल जो उस रिएक्टिविटी ऑर्डर में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, सारे जो हैं जो किससे हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, जो हाइड्रोजन से क्या हैं, ऊपर हैं, एबव हाइड्रोजन। मेटल्स मार्क करने वाली बात है, अगर हम लोग इस चीज़ को मार्क करें, मेटल्स एबव हाइड्रोजन इन
जो ऊपर हमने रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई थी, मेटल्स एबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज गिव्स metal salt gives metal salt plus H2 with एसिड के साथ हमको क्या देंगे, सीधे सीधे हमने आपको बताया था, मेटल्स एबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज गिव्स मेटल्स एंड मेटल, हमको क्या देंगे बेटा, देखिए साफ साफ दिखा है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देंगे, और बिलो below hydrogen gives and below hydrogen gives no reaction, कोई रिएक्शंस नहीं होगी, मतलब कि A2 हमारा H2 ऑब्टेन्ड नहीं होगा, हमारा क्या होगा, गिव्स नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शंस नहीं होगी। पहले बताया मेटल्स एबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज गिव्स मेटल प्लस H2 विथ एसिड्स, कोई भी एसिड्स लेते हैं, और ये एसिड जो हो सकता है हमारा क्या हो सकता है, ये एसिड हमारा क्या हो सकता है, डाइल्यूट एसिड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, कंसनट्रेट एसिड भी हो सकता है। वो एसिड हमारा क्या हो सकता है, डाइल्यूट एसिड भी हो सकता है, और कंसनट्रेट एसिड भी हमारा हो सकता है, वो हमारा डाइल्यूट एसिड भी हो सकता है और हमारा कंसनट्रेट एसिड भी हो सकता है। अब देखिए छोटी सी हम आपको से क्वेश्चन करते हैं कि यदि हम बहुत आसानी से अगर हम बात करें, मुझे बताइए, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन बात करें, हमारे टॉप पे जो एलिमेंट्स हैं, टॉप पे एलिमेंट है आयरन तक, टिल आयरन, मतलब हमारा जो टॉप का एलिमेंट है पोटेशियम से हम पोटेशियम से लेते हैं, और पोटेशियम से आयरन तक के, पोटेशियम से आयरन तक गिव्स H2 विथ डाइल्यूट एसिड, मतलब हमको H2 दे देंगे किसी, हमारा पोटेशियम से लेके, जो हमने सीरीज ऊपर लिखाई थी उस सीरीज में पोटेशियम से लेके आयरन तक हमको जो है क्या दे देंगे बेटा, फटाक से हमको क्या प्रोवाइड, डाइल्यूट एसिड के साथ हमको रिएक्शंस दे देंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ हमको रिएक्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक, समझ में आया, ठीक है, हमारा क्या होगा, गिव्स, और उसके बाद के जो मेटल्स हैं, उसके बाद आयरन के बाद का जो मेटल्स है हमारा कहाँ से शुरू हुआ था, लेड से लेकर के, लेड से हमने स्टार्ट किया था, और लेड से लेकर के अगर हम बात करते हैं, लेड से लेकर करके हम लोग अगर बेसिकली बात करें, हमारा लेड से स्टार्ट हुआ, लेड से स्टार्ट में जैसे हमने चा बताया था, याद होगा आपको, हमने कहा था चा, ये जो होते हैं ये इनर्ट्स होते हैं, इसका मतलब इससे रिएक्शन तो हमको नो रिएक्शंस मिलेगी, और Hg के साथ जो होंगे क्या होगा, Hg के साथ क्या होंगे, अगर हम इसमें देखें, देखिए ये तो कन्फर्मली यहाँ तक आयरन तक देख, और इसमें आगे अब गिव्स H2 विथ कंसनट्रेट एसिड, ठीक है, विथ कंसनट्रेट एसिड, इफ पॉसिबल क्यों लिखा है, इफ पॉसिबल लिखाने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि वो इस सीरीज तक अगर हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो किससे होंगे, हाइड्रोजन से नीचे होंगे, और हाइड्रोजन से अगर नीचे होंगे तो कोई भी रिएक्शन हमको प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे, कोई भी रिएक्शन हमको प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक, कोई भी हमको नहीं प्रोवाइड कर रहे होंगे। हमारा सबसे जो एक्सेप्शनल बिहेवियर, कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर कौन सा एसिड शो करता है, ध्यान रखिएगा, HNO3 एसिड शो
एक्सेप्शनल बिहेवियर विथ मेटल्स। मेटल के साथ कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर शो करता है, या कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। वी कैन से द एक्सेप्शनल बिहेवियर या स्पेशल बिहेवियर शो करता है। किसके साथ? HNO3 एसिड। बाकी जनरली एसिड्स, अब देखिए हम लोग बात करते हैं, बात मेरी समझ में आ गई होगी। आपको आंख बंद करके देखिए, हमारे ऊपर के सबसे हाई टॉप पे जितने हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं। हमारे मेटल्स क्या हैं? वो हाईली रिएक्टिव हैं। इसका मतलब वो आसानी से कंबाइन कर जाएंगे, और आसानी से कंबाइन करने का मतलब कि आप डाइल्यूट एसिड भी लोगे तो उससे काम चल जाएगा। उसके नीचे के हैं तो उसके नीचे के जो हैं हमारे डाइल्यूट एसिड नहीं, उसको अगर आपसे H2 निकालना है तो हमको कंसनट्रेट एसिड का यूज़ करना पड़ेगा। डाइल्यूट एसिड से ये कंबाइंड नहीं हो रहे होंगे, इसको कंबाइन करने के लिए हमको कंसनट्रेट एसिड का ज़रूरत होगी। अब हम रिएक्शंस की बात करते हैं कि इसमें रिएक्शंस क्या बनेगा, इस पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं। अब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं, इसकी रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट हमारा ऑब्टेन्ड हो रहा होगा। जैसे अगर हमने आपसे कहा कि सोडियम की आपको रिएक्शंस करानी है, हमने कहा कि सोडियम की रिएक्शन आपको HCl से करानी। आप कहेंगे सर सोडियम की HCl से रिएक्शंस करानी है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? ये एक्वस सॉल्यूशंस होगा, हमारा डाइल्यूट एसिड होगा, हमें कंसनट्रेट एसिड की ज़रूरत नहीं है। ये एक्वस लिख सकते हो आप, ये तो हमारा सॉलिड फेज में होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए इससे क्या होगा, हमारा सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं, एक हमारा सॉल्ट का कैटायनिक पार्ट होता है, एक अगर सॉल्ट की बात करते हैं सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है और एक हमारा क्या होता है? निगेटिव पार्ट होता है। तो पॉजिटिव पार्ट कम्स फ्रॉम, अगर हम पॉजिटिव पार्ट देखें तो मेटल इसका पॉजिटिव पार्ट देगा। मेटल जो है सोडियम जो होता है वो मोनोवेलेंट होता है, Na+ देगा, और निगेटिव पार्ट जो होगा वो हमारा एसिड से ऑब्टेन हो रहा होगा। और ये दोनों कंबाइन कर करके, पॉजिटिव और निगेटिव कंबाइन कर करके हमारा सॉल्ट बना रहे होंगे। ये क्या बनेगा बेटा? NaCl प्लस हमारा क्या होगा? H2। बताया मैंने, देखिए साफ साफ लिखा है कि हमारा मेटल्स प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस H2। तो ये हमारा मेटल सॉल्ट प्लस H2 हमारा ऑब्टेन्ड हो। इसको अगर आप बैलेंस करना चाहो तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये रिएक्शंस हमारे लिए प्रॉपरली बैलेंस हो जाएगी। ये हमारा, अगर इनकी फिजिकल स्टेट लिखना चाहते हो तो ये क्या होगा? एक्वस फॉर्म में होगा, और ये क्या होगा? गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक, प्रॉपरली आप लोगों ने इसको आप कर सकते हो। देखिए हमने मेटल्स की रिएक्शंस कराई, मेटल की रिएक्शंस कराई, और ये मेटल्स कैसा है? हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर हाइड्रोजन से ऊपर है तो हमारा क्या है? और शुरू में हमारा क्या है? पोटेशियम से लेके आयरन तक के जितने भी होते हैं वो डाइल्यूट एसिड से ही उनका काम चल जाता है। डाइल्यूट एसिड से कंबाइन करके सॉल्ट प्लस H2 दे रखे होते। अगर हमको सॉल्ट का फार्मूला लिखना है तो उसका पॉजिटिव पार्ट हमको चाहिए और उसका निगेटिव पार्ट चाहिए। पॉजिटिव पार्ट कम्स फ्रॉम, कहाँ से कम्स होगा? कम्स फ्रॉम मेटल। पॉजिटिव पार्ट मेटल से ऑब्टेन होगा, और निगेटिव पार्ट कम्स फ्रॉम एसिड। निगेटिव पार्ट हमारा एसिड से प्राप्त होगा। तो देखिए इससे हमने क्या किया, ये हमारा एसिड था, ये हमारा मेटल था, एसिड था और ये हमारा मेटल था। एसिड से हमने निगेटिव पार्ट ऑब्टेन कर लिया और हमारा मेटल से हमने पॉजिटिव पार्ट ऑब्टेन कर लिया, और ये दोनों आपस में कंबाइन कर करके, निगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट आपस में कंबाइन कर करके हमारा क्या बना दिया? ये सॉल्ट की फॉर्मेशन इन्होंने कर दी। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? बताएं भाई, बात समझ में आई? बात समझ में आई सभी बच्चों को? आई होप डेट कि सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, अगर हम आपको करने के लिए क्वेश्चन देते हैं, अगर आप इसको करें तो क्या रिएक्शंस होगी? अगर हम कहें कि जिंक, क्या जिंक की रिएक्शन, जिंक तो सॉलिड अवस्था में होगा, जिंक की रिएक्शन अगर हम H2SO4 से कराएं, H2SO4 कैसा लिया जाएगा? H2SO4 कैसा लिया जाएगा? डाइल्यूट की कंसंट्रेशन। तो कहेंगे सर डाइल्यूट लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? आप कहेंगे सर पोटेशियम से लेके आयरन के बीच का मेटल्स है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा? डाइल्यूट। ठीक,
कहेंगे बिल्कुल सही। अब हमारा क्या हुआ, इससे हमको H2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हमने आपको बताया था हाइड्रोजन से ऊपर का एलिमेंट है Zn, हाइड्रोजन से ऊपर का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से हमको क्या देगा, H2 हमको प्रोवाइड कर रहा होगा। कन्फर्म हो गया कि हमारा H2 बाहर निकल रहा होगा, H2 गैस हमारी बाहर निकल रही है। उसके साथ हमको सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट का दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव पार्ट मेटल से ऑब्टेन्ड होता है, मेटल से इसका जो पॉजिटिव पार्ट ऑब्टेन्ड हुआ वो Zn+2 हुआ, और निगेटिव पार्ट जो होता है वो एसिड से ऑब्टेन्ड होगा। ये हमारा एसिड है, इससे निगेटिव पार्ट ऑब्टेन्ड हुआ, ये क्या होगा निगेटिव पार्ट SO4-2, ये इसका निगेटिव पार्ट है। इसका पॉजिटिव पार्ट हटा देंगे तो निगेटिव पार्ट पड़ेगा। तो अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। कंबाइंड होकर के हमारा क्या देगा, ZnSO4, ये हमारा सॉल्ट दे दिया। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट दे दिया। देख लिया, आप आराम से देख सकते हैं कि इस रिएक्शंस को ईजिली हम लोग कर सकते हैं। अब बताइए क्लियर हुई, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बेटा? अब देखिए, अगर हम आपसे कहें लेड Pb सॉलिड प्लस, हमने कहा लेड, हमने कहा इसकी रिएक्शन आपको HCl से करानी। अब यहाँ बताइए HCl डाइल्यूट लेंगे कि कंसनट्रेट लेंगे? आप कहेंगे सर HCl यहाँ पे आयरन के बाद का एलिमेंट है, इसलिए HCl हमारे लिए कैसा लेना पड़ेगा सर, कंसनट्रेट HCl लेना पड़ेगा। हमने कहा वेरी गुड। आपस में क्या रिएक्शंस होगी? आपने कहा सर ये लेड भी हाइड्रोजन से ऊपर होता है तो निश्चित रूप से हमको H2 गैस ऑब्टेन कराएगा, H2 गैस हमको मिल रही होगी। हमने कहा साथ में क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर साथ में हमको सॉल्ट मिलेगा। हमने कहा सॉल्ट कैसे मिलेगा, सॉल्ट का फार्मूला कैसे बनाओगे, तो आप कहोगे सर मेटल से हम कैटायनिक पार्ट बना लेंगे और हम क्या बना देंगे, एसिड से हम इसका निगेटिव पार्ट ऑब्टेन कर लेंगे। ये हमारा नेगेटिव पार्ट ऑब्टेन हो गया। ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, दोनों के चार्जेस बराबर नहीं होते तो क्रॉस बैलेंसी से हम लोग प्रोडक्ट लिख लेते हैं PbCl2। तो इसका सॉल्ट क्या बन गया, PbCl2। ठीक है ना। अब इसको बैलेंस कर लिया, अगर हम लोगों ने इसको बैलेंस करेंगे तो इधर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, प्रॉपरली रिएक्शंस हमारी बैलेंस हो गई। अगर आप फिर इस रिएक्शंस को आगे दूसरी तरीके से अगर हम देखना चाहें, अगर हम आपसे पूछते क्या कॉपर सॉलिड प्लस HCl, आप कहेंगे सर HCl अगर लेना है तो ये HCl जो है आयरन के बाद का एलिमेंट है, ये हमारा क्या लिया जाएगा, कंसनट्रेटेड लिया जाएगा। कंसनट्रेटेड आप यूज़ कर सकते हो। हमने कहा बेटा कंसनट्रेटेड अगर हमने एसिड्स ले लिया तो क्या आगे रिएक्शंस होगी, आगे रिएक्शंस होगी क्या? तो आप कह सकते हैं नहीं होगी सर, क्योंकि जो कॉपर जो होता है, जैसे हाइड्रोजन दिया था हमने, हाइड्रोजन के नीचे का एलिमेंट कॉपर है। अगर हमने कहा था हाइड्रोजन का अगर नीचे का बिलो द हाइड्रोजन कोई एलिमेंट होगा तो वो एसिड से H2 गैस को बाहर नहीं निकाल रहा होगा। क्या नहीं निकाल रहा होगा, क्या होगा, एसिड से H2 गैस को बाहर नहीं निकाल रहा होगा। तो इसका मतलब निश्चित रूप से यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो इसका मतलब नो रिएक्शन, इसमें कोई भी रिएक्शंस नहीं हो रही होगी, हमें कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड नहीं हो रहा होगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आई मेरी बात? सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आई। अब हम स्पेसिफिकली रिएक्शन देखना चाहते हैं, किसका किसका देखना चाहते हैं? हमको स्पेसिफिकली HNO3 की रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ HNO3। HNO3 से मेटल की रिएक्शंस को हम लोग बात करना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है इसकी। देखिए समझिए कि यदि हम रिएक्शंस कराते हैं यदि मेटल्स
मेटल्स की रिएक्शन अगर एसिड से कराते हैं, मेटल की रिएक्शन किससे, एसिड नहीं, हम स्पेसिफिक रिएक्शन देख रहे हैं किससे, HNO3 से। अगर मेटल की रिएक्शन HNO3 से कराए जाते हैं तो इसमें स्पेसिफिक बात ये होती है कि यहाँ पे HNO3 दो तरीके से कार्य कर रहा होता है। वह एसिड की तरह भी कार्य कर रहा होता है, किसकी तरह कार्य कर रहा होगा, एसिड की तरह भी कार्य कर रहा होगा, एज वेल एज एसिड एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करेगा। क्या करेगा, क्या करेगा, हमारा क्या करेगा, एसिड की तरह कार्य करेगा और साथ ही साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी कार्य कर रहा होगा। किसकी तरह कार्य कर रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर रहा होगा। जब मेटल जो होता है HNO3 से कंबाइन करता है तो कंबाइन करने के बाद तो एसिड एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आएगी, एसिड एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये कार्य कर रहा होता है। दैट्स क्लियर। अब देखिए, अगर कोई एसिड है, HNO3 की बात कर रहे हैं, तो अगर हम HNO3, तो ये हमको, अगर हम देखें तो ये हमको नेसेंट हाइड्रोजन, जब मेटल से इसकी रिएक्शंस हो रही है, मेटल्स प्लस HNO3, आपने रिएक्शन कराई, मेटल प्लस HNO3 की रिएक्शन कराई, तो हमारा क्या बनेगा, मेटल्स प्लस HNO3 की रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो हमको ऑब्टेन्ड होगा मेटल नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन। मेटल नाइट्रेट प्लस, देखिए ये मेटल हो गया, ये मेटल लिया और ये मेटल और ये नाइट्रेट आयन, ये दोनों आपस में मिलकर के मेटल नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन बन रहे। अब ध्यान रखिएगा, मेटल अब HNO3 से पुनः हाइड्रोजन कंबाइन कर जाता है, HNO3 से पुनः हाइड्रोजन कंबाइन कर जाता है और कंबाइन कर करके क्या देता है, कंबाइन कर करके क्या देता है हमको, HNO3 से हाइड्रोजन कंबाइंड होकर करके हमको H2O प्रोवाइड करता है। क्या करता है, H2O प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2 और उसके ऑक्साइड को ऑब्टेन कराता है। साथ में प्रोडक्ट क्या बनता है, हमको मिल सकता है, साथ में NO2 भी मिल सकता है या NO भी मिल सकता है, या हमको साथ में क्या मिल सकता है, N2O भी मिल सकता है। साथ में हमारा क्या हो सकता है, साथ में हमारा क्या हो सकता है, N2 भी मिल सकता है और हमको NH3 भी ऑब्टेन्ड हो सकता है। क्या कहा मैंने, यहाँ पे अगर इसका बिहेवियर देखा जाए, यहाँ पे अगर मेटल प्लस H2 कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका बिहेवियर जो है वर्क एज, यहाँ पे वर्क एज कैसा कर रहा, वर्क एज एसिड की तरह कार्य कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे HNO3 क्या कर रहा, HNO3 किसकी तरह कार्य कर रहा, किसकी तरह कार्य कर रहा, HNO3 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा। जनरली रिएक्शंस में, जनरल मेटल की रिएक्शंस में ये हमने क्या बताया कि एसिड एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जनरली अधिकांश रूप इसलिए लिखाया कि अगर हम मैग्नीशियम Mg और Mn को छोड़ करके, अगर दो मेटल्स होते हैं Mg और Mn, अगर हम Mg और Mn लेते हैं तो अगर हम इससे रिएक्शंस करा रहे होते हैं तो हमारा क्या मिलता है, हमको H2 ऑब्टेन्ड होता है। इसका मतलब इस जगह जब Mn और Mg हमारे लिए होगा तो यहाँ पे किस तरह से वर्क कर रहा होगा, ओनली वर्क एज सिर्फ और सिर्फ एसिड की तरह कार्य करेगा। सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह कार्य करेगा, सिर्फ और सिर्फ एसिड की तरह। और बाकी हर केस में एसिड और बेस दोनों की तरह हमारा एसिड और किसकी तरह कार्य कर रहा होगा, एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोथ की तरह हमारा कार्य कर रहा होगा, दोनों की तरह उसका नेचर शो कर रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर Mg और Mn के साथ HNO3 डिकम्पोज होकर के H2 देता है, अगर हम देखें, अगर हम कहें कि Mg और Mn के साथ HNO3, निष्कर्ष निकला कि Mn और Mg के साथ
Mn और Mg के साथ HNO3 डिकम्पोज होकर के H2O ऑब्टेन देता है, जबकि अदर किसी एलिमेंट के साथ, अदर किसी मेटल के साथ वह H2O हमको दे रहा होता है और H2O के साथ में इनमें से भी कोई एक प्रोडक्ट देगा। ये प्रोडक्ट की संख्या, वहाँ की कंसंट्रेशन की कैसी कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर कंडीशन कैसी है, उसका डाइल्यूशन कैसा है, इन सब चीज़ों पे निर्भर कर रही होती है। कि इन सब चीज़ों से पता चलता है कि यहाँ NO2 बनेगा, कि यहाँ NO बनेगा, कि यहाँ N2O बनेगा, कि यहाँ N2 बनेगा, कि यहाँ NH3 बनेगा। इसके लिए हम एक टेबल आपके लिए बना देते हैं, वो टेबल बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट या यूजफुल हो जाएगी। फाइनली देखिए, एक चीज़ हमने बताया था उसको निष्कर्ष रूप से नोट कर लीजिए। हमने कहा कि Mn और Mg, Mn और Mg जब HNO3 से कंबाइन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, H2 ऑब्टेन्ड होगा। इसका मतलब यहां पे किससे वर्क कर रहा होगा, किसकी तरह वर्क कर रहा होगा, एसिड की तरह वर्क कर रहा होगा। H2 प्लस मेटल नाइट्रेट मिलेगा। इसके अलावा रेस्ट मेटल, अगर इसके अलावा बचे हुए मेटल्स, मतलब रेस्ट मेटल्स या मेटल्स अदर देन मेटल्स, ऐसे लिख दें ज़्यादा आसान रहेगा आप लिखिए, मेटल अदर देन Mn और Mg के साथ अगर HNO3 कंबाइन करता है तो कंबाइन कर करके हमको क्या देता है, कंबाइन अगर करता है HNO3 से तो कंबाइन कर करके हमको डिकम्पोज होकर के हमें H2O देता है। और H2O के साथ साथ हमको क्या देता है, H2O के साथ साथ अगर हम देखें H2O के साथ डिकम्पोज होकर के हमें क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, हमको जो प्रोवाइड कर सकता है, क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, मैंने बताया था आपको NO2 प्रोवाइड कर सकता है, और क्या प्रोवाइड कर सकता है, और NO प्रोवाइड कर सकता है, या N2O प्रोवाइड कर सकता है, या हमको N2 प्रोवाइड कर सकता है, या हमको NH3 प्रोवाइड कर सकता है। मतलब अगर मेटल्स अदर देन Mn और Mg के अलावा कोई मेटल्स, यहाँ पे इसका जो बिहेवियर है एसिड प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह कंबाइंड बिहेवियर कर रहा है। यहाँ पे इसका बिहेवियर क्या है, एसिड और प्लस एसिड एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह कार्य कर रहा है। कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कोई एक मेटल दे दे और उस मेटल के साथ पूछे कि यहाँ पे इस HNO3 का बिहेवियर कैसा है, एसिड की तरह है, एसिड की तरह वर्क कर रहा है, बेस की तरह वर्क कर रहा है, कि एसिड प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, कि एसिड प्लस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। इस तरह से एक क्वेश्चन वो बना सकता है। ठीक, अब हम लोग इसकी टेबल भी एक देख लेते हैं जो हमारे लिए बड़ी यूज़फुल हो जाएगी। हमने कहा कि ये जो नेचर ऑफ मेटल्स पे निर्भर करेगा कि ये प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो प्रोडक्ट बेसिकली दो फैक्टर्स पे निर्भर करते हैं कि भाई नेचर ऑफ किस तरीके का, मतलब उसकी रिएक्टिविटी कैसी है। नेचर ऑफ का मतलब हुआ नेचर ऑफ मेटल्स पे निर्भर करेगा, एंड विशेष रूप से मेटल्स ऑफ निर्भर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड का मतलब क्या हुआ कि जो हमने एसिड लिया है वो वेरी डाइल्यूट है कि डाइल्यूट है कि कंसंट्रेट है। मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड का मतलब जो एसिड यूज किया गया है वो एसिड हमारा क्या है, वेरी डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट है कि क्या है, कि डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है। और टेम्परेचर एंड टेम्परेचर, बेसिकली टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है। तो अगर इन तीन फैक्टर्स पे बेसिकली ये प्रोडक्ट निर्भर कर रहा होता है कि यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, क्या बनने वाला प्रोडक्ट, क्या H2O तो मिलना ही मिलना सब केस में, उसके साथ हमारा NO2 मिलेगा, NO मिलेगा, N2O मिलेगा, N2 मिलेगा कि NH3 मिलेगा, क्या मिल रहा होगा। तो इस चीज़ों को समझने के लिए अगर हम एक टेबल फॉर्म में उसको अरेंज कर दें तो आपको याद करने में या क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। तो हम एक टेबल बना देते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए हम एक यहाँ पे टेबल की फॉर्मेशंस कर देते हैं जो आपको बहुत ईजी रहेगा चीज़ों को सीखना। देखिए इस टेबल को देख लीजिए जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस टेबल में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ HNO3, HNO3 की कंसंट्रेशन, मेटल्स कंसंट्रेशन यहाँ से करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 मेटल मेन प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 मेटल और मेन प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा, देखते हैं। अगर हमने पहली बात वेरी डाइल्यूट HNO3, वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, 6%। अगर वेरी डाइल्यूट HNO3 अगर हमने लिया वेरी डाइल्यूट, इसका मतलब 6%। वेरी डाइल्यूट HNO3 को हम लोग नहीं लिया। इसमें जो हम लोगों ने मेटल्स लिया, देखिए क्या लिया, हमने कहा Mg और Mn। अभी मैंने बताया था कि Mg और Mn होगा तो हमको सीधे सीधे क्या देगा बताओ बेटा, मेटल नाइट्रेट प्लस H2 देगा। आपने कहा बिल्कुल सही सर, H2 मिलेगा और साथ में हमको क्या मिलता है, H2 प्लस मेटल ये दोनों मेटल्स होंगे। अगर हमारा आयरन जिंक टिन अगर होगा तो उस केसेस में हमको जो ऑब्टेन्ड होगा H2O प्लस, हमने कहा था, आपको खुद याद था, मैंने कहा था कि सिर्फ यही दो मेटल होते हैं जिसके साथ हमको क्या देता है, H2O देता है, बाकी हर जगह हमको क्या प्रोवाइड करता है, वी कैन प्रोवाइड H2O। तो यहाँ H2O प्लस मेटल नाइट्रेट प्लस अमोनियम नाइट्रेट NH4NO। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट में 20% के रेंज का। अब हम लोग उसकी बात करते हैं इसमें, हमारा अगर Pb होगा, Cu होगा, Ag होगा, Hg होगा, Fe होगा, Zn होगा,
क्या देगा, मैंने बताया कि H2O तो मिलना ही मिलना है, प्लस मेटल नाइट्रेट प्लस H2। यहाँ पे आएंगे H2O तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस मेटल नाइट्रेट प्लस H2O तो हमें मिलना ही मिलना, यहाँ पे मिलेगा, हमने आपको बताया NO। यहाँ जो मिलेगा वो N2O मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलता है, टिन नाइट्रेट इसलिए मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे +2 स्टेट इसकी ज़्यादा एसन की स्टेबल होती है। ऐसे मैं जनरली यहाँ मेटल नाइट्रेट भी लिख सकता था। ये बेसिकली क्या है, मेटल नाइट्रेट जो है, क्योंकि ये वेरिएबल वैलेंसी एसन शो करता है, एसन हमारी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। एसन की वैलेंसी जो हो सकती है वो क्या होती है, एसन जो होता है स्टेनस और स्टेनिक दोनों में पाया जाता है, SN+2 और SN+4। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी जो है +2 वैलेंसी शो हो रही है, क्योंकि जो एसन की जो होती है वो लोअर वैलेंसी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये भी हमारे लिए क्या है, मेटल नाइट्रेट है, प्लस हमारा क्या होगा, प्लस अमोनियम नाइट्रेट। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए हमारा वेरी डाइल्यूट की बात हो गई, डाइल्यूट HNO3 की बात हो गई, इस टेबल को आप ध्यान। अब हम किसकी बात करेंगे, तीसरी बात हम लोग कंसनट्रेटेड की करेंगे। किसकी बात करेंगे, तीसरी बात हम लोग कंसनट्रेटेड की करेंगे। देखिए कंसनट्रेटेड, कंसनट्रेट HNO3, कंसनट्रेट HNO3 की बात हम लोग करेंगे। मतलब 70% था। Fe, Pb, कॉपर और Ag। पीछे की टेबल में भी देखिए, आपने देखा था कि कंसनट्रेट डाइल्यूट में भी हमने कॉपर और Ag का इस्तेमाल किया था, यहाँ कंसनट्रेट में भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए तो प्रोडक्ट दोनों का चेंज हो जाएगा। हमने कहा था बेसिकली क्या कंसनट्रेशन पे भी निर्भर करता है कि किस तरह से। देखिए फाइनली हमारा H2 तो मिला ही मिला, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लस H2O हमारा मिला ही मिला, प्लस हमारा क्या मिलेगा, मेटल नाइट्रेट मिलेगा, प्लस NO2 मिलेगा यहाँ पे। और वहाँ पे हमारा बेसिकली अगर देखा जाए तो ऊपर हमको क्या मिला था, ऊपर अगर देखें तो NO मिला था। कॉपर और जब डाइल्यूट लिया गया था तब कॉपर और Ag के साथ हमें क्या मिला था, अगर आप देखें तो हमको NO मिला था। और यहाँ अगर उसी जगह सेम कंडीशन पे सिर्फ हम कंसनट्रेट कर दे रहे हैं तो वो हमको, अच्छा अब यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए बेटा यहाँ पे हमको क्या मिलता है, हमको NO2। इसमें देखिए कंसनट्रेट के केसेस में, दोनों कंसनट्रेट के केसेस में जो हमारा जो नाइट्रोजन का कंपाउंड बनता है वो NO2 ही ऑब्टेंड हो रहा, और हमको H2SnO3, इसे कहते हैं मेटास्टेनिक एसिड, मेटास्टेनिक एसिड। तो ये टेबल आप लोग नोट कर लेंगे, और इस टेबल से रिलेटेडली हम एक क्वेश्चन भी अभी आपके सामने रखते हैं, जो हमारा प्रीवियसली किस में आया हुआ है, हमारे NDA एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया है। बेसिकली हम लोग NDA की बात कर रहे हैं,
एनडीए और एयरफोर्स की बात कर रहे हैं। एनडीए एग्जामिनेशंस में आया हुआ है क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप डेट कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन है एनडीए दो 2018 का क्वेश्चन जो पूछा गया है। क्वेश्चंस क्या था देखते हैं। क्वेश्चंस क्या था? क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन of the following which one of the following reactions will give NO। NO को हम लोग कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, गैस एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ए ऑप्शन है हमारा 3Cu प्लस 8 टाइम HNO3, यहाँ पे लिखा डाइल्यूट, पहला था ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन से बी ऑप्शन है, ये हमारा ए ऑप्शन है, ये हमारा बी ऑप्शन है, Cu प्लस HNO3 4 टाइम्स। यहाँ पे HNO3 जो लिया गया है वो कंसनट्रेट लिया गया है, क्या बनेगा। फिर उसके बाद हमको सी ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन है जिंक 4 टाइम्स Zn प्लस 10 टाइम्स HNO3 डाइल्यूटेड है। और हमारा डी ऑप्शन है फोर टाइम्स HNO3 कंसनट्रेटेड। क्या मिलेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम 60 सेकंड का समय आप लोगों को अटेम्प्ट करने के लिए देते हैं, आप लोग उसको अटेम्प्ट करिए, फिर मैं इसको करता हूँ। पीछे की टेबल से आप थोड़ा सा हल्का सा हेल्प लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी। चलिए, आई होप डेट कि आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर आप यहाँ देखें कि जो हमने टेबल बनाई थी उसमें अगर हम कॉपर डाइल्यूट के साथ होता है तो हमको NO प्रोवाइड करता है, और कॉपर और
कॉपर और सिल्वर मैंने आपको दिखाया था कि कॉपर और सिल्वर अगर कंसंट्रेट के साथ होता है तो हमको क्या प्रोवाइड करता है, हमको NO2 प्रोवाइड करता है। हमको क्या प्रोवाइड करता है, हमको NO2 प्रोवाइड करता है। इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर जिंक की बात करते हैं, वी कैन आस्क अबाउट द जिंक। अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक कंसंट्रेट के साथ, हमने कहा था कंसंट्रेट अगर लेंगे तो कंसंट्रेट के साथ हमेशा जो है हमको क्या मिलता है, हमने अभी दिखाया था टेबल में, कंसंट्रेट के साथ हमको NO2 मिलता है। और यहाँ अगर डाइल्यूट लेंगे तो डाइल्यूट के साथ हमारा N2O मिलता है। टेबल में आप देख लीजिए, हमने कहा था कंसंट्रेट के साथ कोई भी मेटल अगर लेंगे, मेटल में अगर कंसंट्रेट लेंगे, देखिए यहाँ आँख बंद करके, यहाँ कंसंट्रेट था NO2 मिला, यहाँ कंसंट्रेट था NO2 मिला, इन दोनों में जस्टिफाई करना है। और आपको मैंने बताया था कॉपर और सिल्वर, अगर कॉपर और सिल्वर अगर डाइल्यूट होते हैं तो NO देते हैं, अगर कंसंट्रेट होगा तो स्वाभाविक है NO2 देगा। तो सो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, मुझे पूछ रहा है कहाँ पे हमको NO मिल रहा, तो ए ऑप्शन भी करेक्ट, हमारा ए ऑप्शन क्लियर करेक्ट है। ये NDA 2018 का क्वेश्चन है जो आपसे ईजिली लग गया होगा। ठीक है, आगे बात करता हूँ हम लोग। हम लोग आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। क्वेश्चन हो गया होगा आप लोग से, चलिए आगे बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, अगर कोई मेटल है, मेटल प्लस अगर कोई मेटल कंबाइंड विथ मेटल सॉल्ट, अगर मेटल कंबाइंड विथ मेटल सॉल्ट क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, तो इस केसेस में रिएक्शन हो भी सकती है और रिएक्शंस नहीं भी हो सकती है। आप कहेंगे क्या होगी, रिएक्शन कब होगी और कब नहीं होगी, उसका आंसर समझिएगा। मोर एक्टिव मेटल, इंपॉर्टेंट एक बात नोट करिए, मोर एक्टिव मेटल will displace less reactive metal from salt solution। मतलब समझ में आया आप लोगों को? मोर एक्टिव मेटल मतलब कोई भी मेटल एबव होगा। मतलब हम लोगों ने देखा था कि रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोगों ने देखा था, जो हम लोग ट्रिक से केदारनाथ वाली ट्रिक बताई थी, उस प्रयास में हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर उसको देखा था। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने कहा ऊपर साइड में क्या होते हैं, मोर एक्टिव, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो वो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते जाते हैं। तो मोर रिएक्टिव मेटल जो होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको कम शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि ऊपर का मेटल अपने नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। ऊपर का मेटल्स जो है अपने नीचे के मेटल्स को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ऊपर का मेटल नीचे के मेटल्स को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ऊपर का मेटल नीचे के मेटल्स को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। मतलब क्या कहा मैंने ये कहा
मेटल्स, इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा, मेटल्स टॉप ऑफ द सीरीज, टॉप ऑफ द सीरीज कैन displace metal below them. मेटल टॉप ऑफ द सीरीज कैन डिस्प्लेस मेटल बिलो देम, अपने से नीचे, बिलो देम मतलब अपने से नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। कोई दिक्कत बेटा? आई होप डेट कि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो फिर से मैं एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझा देता हूं। जैसे हमने आपसे पूछा, मैंने आपसे पूछा, ऊपर का मैं साफ करता हूं, नीचे की चीजें लिख के रहने देता हूं मैं। हमने आपसे पूछा सिंपल क्वेश्चंस कि जो जिंक है सॉलिड होता है, जिंक की रिएक्शन अगर हम कॉपर सल्फेट से कराते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कराते हैं, तो क्या जिंक इस कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? वो इसको डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अगर आप हम लोगों की सीरीज देखें जो हमने ट्रिक से बताई थी, केदारनाथ वाली ट्रिक से बताई थी, उससे देखें तो हमारा जिंक का स्थान ऊपर है और कॉपर का स्थान नीचे है। इसका मतलब क्या है? ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि कोई अगर स्ट्रांग आदमी होता है तो किसी भी वीक आदमी को उसकी सीट से हटा करके उसका स्थान ले सकता है, इसीलिए ये स्ट्रांग हो गया, ये हमारे लिए वीक हो गया, ये मोर रिएक्टिव हो गया, ये लेस रिएक्टिव हो गया, तो ये इसके स्थान को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कर करके फाइनली हमको क्या मिलेगा? खुद समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, सर इसको डिस्प्लेस कर देगा इसके स्थान से, हमको मिलेगा ZnSO4 एक्वस और कॉपर सॉलिड बाहर निकल जाएगा। ये सर हमारी रिएक्शंस होगी। हमने पूछा अगर हम यही काम, अगर आपसे ये पूछे क्या आयरन सॉलिड व्हेन कंबाइंड विथ कॉपर सल्फेट, सेम वही बात किया, कॉपर सल्फेट एक्वस, क्या ये इसमें ये इसको रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? ये इसको रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अब देखिए अगर हम लोगों ने अगर टेबल को देखा जाए, इस टेबल को अगर देखा जाए तो इस टेबल में क्या होगा, किसका स्थान ऊपर होता है, किसका स्थान ऊपर होता है? कॉपर, आयरन का स्थान क्या कॉपर से ऊपर होता है? तो आप कहेंगे सर हाँ, आयरन का स्थान जो होता है वो कॉपर से ऊपर होता है। अगर हम लोग देखें तो आयरन का स्थान भी कॉपर से क्या है, ऊपर है, तो स्वाभाविक है ये इसको रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करने के बाद क्या बनेगा, FeSO4 और कॉपर बाहर। इसी तरह से अगर हम पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, कॉपर सिल्वर प्लस कॉपर सल्फेट, क्या सिल्वर कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा पाएगा कि नहीं हटा पाएगा? हटा पाएगा कि नहीं हटा पाएगा? आप देखें अगर हम लोग टेबल्स में देखना शुरू करें तो हमारा स्थान किसका ऊपर है? अगर हम देखें तो किसका स्थान ऊपर है? हमारा स्थान जो है किसका ऊपर है? कॉपर का स्थान ऊपर है और Ag का स्थान नीचे है। आप देखें तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिल्वर कभी भी नीचे वाला एलिमेंट कभी भी ऊपर वाले एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी रिएक्शंस नहीं हो रही, यहाँ कोई भी रिएक्शंस नहीं हो रही होगी। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम एक एनडीए का क्वेश्चंस लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे ही थोड़ा सा बेस है, उसको हम लोग थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं।
देखिए ये एनडीए 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन, which one of the following statement, which one of the following statements is not correct for the given reaction, ए ऑप्शन। फॉलोइंग रिएक्शन तो पहले लिख दूं मैं। रिएक्शन है आपकी Fe सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस गिव्स FeSO4 एक्वस प्लस Cu। स्टेटमेंट पकड़ लेता हूँ हम लोग। ये स्टेटमेंट क्या क्या है? ए ऑप्शंस, आयरन इज रिड्यूसिंग एजेंट, आयरन इज रिड्यूसिंग एजेंट। आयरन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। हमको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, देखिएगा ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट देखना, करेक्ट नहीं। आयरन इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। बी, द सॉल्यूशन टर्न्स green in color, after the reaction, सी पार्ट है। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर इज a more reactive metal than iron। डी है, the reaction is a example of redox reaction। The reaction is a example of redox reaction। इस चीज़ को हम लोगों को करना है। इसमें से नॉट करेक्ट स्टेटमेंट को हमको छांटना है कि जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है उसको हमको छांटना है। अगर हम पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीलेशन नंबर, कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में होती है तो उसकी ऑक्सीलेशन नंबर 0 होती है, यहाँ +2 है। यहाँ अगर बात करें आयरन की, आयरन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब क्या है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हमारी क्या हो रही है बेटा, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है,
ऑक्सीडेशन नंबर हमारी बढ़ रही है, इसका मतलब आयरन ऑक्सीडाइज होगा। जो चीज़ ऑक्सीडाइज होती है इसका मतलब वो क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट होती है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ये तो बात करेक्ट है, ये तो इसका मतलब आयरन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये करेक्ट बात है। तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट नहीं छांटना है, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट छांटना है, कि जो स्टेटमेंट गलत है वो हमको छांटना है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं होगा, ए ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि हमको रॉन्ग स्टेटमेंट। द सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन इन कलर आफ्टर द रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है कि रिएक्शन देखिए, आयरन सॉल्ट है, Fe का सॉल्ट है, Fe का सॉल्ट जो होता है वो ग्रीन इन कलर होता है, Fe का सॉल्ट क्या होता है, ग्रीन इन कलर होता है। तो स्वाभाविक है कि निश्चित रूप से यहाँ आयरन का सल्फेट आ गया, तो यहाँ पे इसका जो कलर होगा वो कैसा कलर होगा, ग्रीन कलर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं है। कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन, गलत बात। आयरन मोर रिएक्टिव है, तभी तो इसको रिप्लेस कर पा रहा है। आयरन जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर रहा है ना, इसलिए आयरन जो होगा वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ना कि कॉपर आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये इसको डिस्प्लेस कर रहा। तो स्वाभाविक है कि यही स्टेटमेंट हमारे लिए क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा। द रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए यहाँ पे एक का ऑक्सीडेशन हो रहा, यहाँ अगर दूसरे का चेक करें, दूसरे का क्या हो रहा है, यहाँ +2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा। तो इसका यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ बढ़ रही थी, यहाँ कर रही। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, यहाँ ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता और घटता दोनों है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर सही हुआ। आंसर कौन सा सही हुआ, अगर आप देखेंगे तो आंसर हमारा सही हुआ, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2021 का एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। इंडिया 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे। ये एनडीए 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, which of reactions does not evolution of hydrogen गैस। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस रिएक्शंस में हमारा क्या बाहर नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलेगी। उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है हमारा रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन कह रहा है कि रिएक्शंस ऑफ जिंक मेटल्स प्लस क्या है, प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2SO4। इसकी रिएक्शन से क्या H2 गैस बाहर निकलेगी। दूसरा बी है मिक्सिंग वाटर टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। मिक्सिंग वाटर टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। सी ऑप्शन है हीटिंग जिंक मेटल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक मेटल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं। डी ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ पोटेशियम मेटल विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम मेटल विथ वाटर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप डेट कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे।
अगर आप देखें, स्वाभाविक है कि मैंने क्या बताया था कि जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, तो जिंक इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा। तो हमको चाहिए जिसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, तो पहले केस में तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। अगर दूसरा केस देखें, मिक्सचर ऑफ वाटर टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वाटर को एब्जॉर्ब करके जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है बेटा? जिप्सम बना रहा होता है। क्या बना रहा था? जिप्सम। तो जिप्सम क्या होता है? एक क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करके वो जिप्सम बना रहा होता है। इसका मतलब इससे हाइड्रोजन गैस बाहर इसमें नहीं निकलेगी। तो सो यही ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए इसमें भी देखिए हमारा क्या हो गया, ये एम्फोटेरिक मेटल होता है। एम्फोटेरिक मेटल कभी भी किसी भी एल्कली से रिएक्ट करेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एम्फोटेरिक मेटल है और ये एल्कली है। एम्फोटेरिक मेटल कभी भी किसी एल्कली से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निश्चित रूप से बाहर निकलती है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही। और आपने देखा था कि जो हमारा पोटेशियम था वो वाटर के प्रति हाईली रिएक्टिव था और हाईली रिएक्ट कर करके हमको H2 गैस बाहर निकाल रहा था। ये देखिए ए बी सी में, ए सी और डी में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जबकि बी में हमें नहीं निकल रही है। बी में हमारा क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा और एब्जॉर्ब होकर के प्लास्टर ऑफ पेरिस जिस्म ठीक है एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इस वजह से हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, देन स्टॉप हियर। हम लोग का मेटल्स और नॉन मेटल्स का बेसिकली मैंने उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। एक्चुअली क्रैश बैच है, बहुत ज़्यादा इसमें टर्म नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमने वो हाईलाइट कर दिया, वो क्वेश्चंस करा दिए जो बेसिकली आते थे। आज की क्लास यहीं ऑफ स्टॉप, नेक्स्ट टर्म पे नया टॉपिक स्टार्ट होगा।